अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, बल्कि मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में जो अहम तरीन केसेस हैं उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का केस है। और अब इसके फ़ौरन अगेंस्ट से बड़े हो गए हैं और अजीब किस्म का केस है। या लोग फाइज ईसा साहब के ख़िलाफ़ हैं भरपूर तरीके से, और या लोग फाइज ईसा साहब के हक़ में हैं भरपूर तरीके से। समझ नहीं मुझे आती लोग कानून और आइन और इन चीज़ों को क्यों पसे पर्दा रख रहे हैं और शख्सियात डिस्कस कर रहे हैं। रिक्वेस्ट की आज मैंने बैरिस्टर एतजाज़ अहसन को कि वो हमें एजुकेट करें कि इस केस में बुनियादी मसला है क्या और क्या लग रहा है इसमें। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम अगेन। और ये क्या चल रहा है काजी फाइज ईसा साहब का सर? मुबशर, जैसा तुमने कहा है, ये बहुत अहम एक केस है जो बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अहमियत इसलिए इख्तियार कर गया है, एक तो ये पहली मर्तबा इस केस पहली मर्तबा मेरे जानने में ये हुआ है कि किसी जज ने, और आला तरीन अदालत के जज ने, ये इस्तदा की है अदालत से कि मेरा केस जो है ये ऑनलाइन, मतलब लाइव टेलीकास्ट हो, लाइव टेलीकास्ट हो। दूसरा इसमें जो अनोखी बात है वो कि पहली मर्तबा कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बेंच से उतर के एक लिहाज से और खुद वकालत उसने अपनी उन्होंने शुरू की है। और ये भी है कि इसमें काजी फायद ईसा साहब की जो बेगम है सरीना ईसा, वो भी पेश हुई हैं अपने तौर पे खुद अपने लिए। और वकला, हालांकि वकील उनके बड़े काबिल वकील हैं मुनीर मलिक साहब, और बड़े इंटेग्रिटी वाले और बड़े ही जीरक वकील, और बड़ी अच्छे अंदाज में अदालत में केस को, मुकदमे को पेश करने वाले। पर वो खबर नहीं क्यों काजी साहब ने ये महसूस किया कि वो खुद ही पेश हों। और अगर अगर तबीयत नासाज थी मलिक साहब की, तो मेरा ख्याल है उनका इंतज़ार करना चाहिए था कि वो ठीक हो जाए और आ जाए। पर बहरहाल काजी साहब, अच्छा, अब इधर ये काजी साहब भी एक दबंग शख्सियत और जज है, और आपने वो एक दो फैसले बड़े जबरदस्त, जिस तरह फैजाबाद धरने पे जो फैसला आपने किया है उस पे आपने सारी इस्टेब्लिशमेंट को हिला के रख दिया। और ये कोई आम खास जज ऐसा केस या ऐसा फैसला नहीं दे सकता था। तिलोर का भी जो आपने फैसला दिया वो सारे अरब और सारा फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान का, उसको मुसीबत पड़ गई। पर आपने अपना जो कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक, जो अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला मुनासिब था वो आपने किया। और ये नहीं सोचा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। आपने कानून के मुताबिक किया और दबंग फैसला किया। फिर आप ही को एक और कंट्रोवर्शियल फैसला मंसूब है हुदैबिया पेपर मिल का, जिसमें आपने ये सादिर किया कि एक फौजदारी अदालत भी, फौजदारी जुर्म भी जायदुल मियाद हो सकता है। और जो, जैसा कि मैं नहीं समझता मुझे इसमें कभी कोई मिला है कि एक संगीन फौजदारी इल्ज़ाम भी इस्तगासा नहीं ला सकती सिर्फ इसलिए कि वक्त बीत गया है। एक रेपिस्ट, जनाबल जबर करने वाला अगर 20 साल नहीं पकड़ा जाता तो जायदुल मियाद नहीं होता। जायदुल मियाद सिर्फ सिविल केसेस में होते हैं, और या उसके लिए स्पेसिफिक और मखसूस कानून में होनी चाहिए गुंजाइश, और ये लिखा होना चाहिए, ये हिदायत होनी चाहिए। जहाँ तक कादी साहब के अपने खुद बहस करने की बात है, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा ही मरहले से मुझे एक दफ़ा गुजरना पड़ा जब इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ने मुझे अपना वकील रखा। और मुझे याद है कि पहले दिन, ये 13 मार्च 2007 की बात है, 9 मार्च 2007 को
जनरल मुशर्रफ ने उनको हटाया था और नज़रबंद कर दिया था, और 13 मार्च को वो जब पहली पेशी पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होने गए तो उन्होंने उससे पहले मेरे से मुलाकात की, मुझे उन्होंने बुला रखा था और मुझे उन्होंने कहा कि मैं आपको वकील करना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि आपके पास वकील वो बहुत हैं और हर कोई आपका वकील वकालत करना चाहेगा। और शरीफुद्दीन पीरज़ादा है, हफीज़ पीरज़ादा है, खालिद अनवर हैं, जफ़र साहब हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने ये 4 दिन मैं सोचता रहा हूँ, मैंने ये कहा है कि अगर आप कर सकते हैं तो मैं किसी और को नहीं करना चाहता। मैंने कहा जी फिर मेरी एक शर्त है। कहने लगे मैं फीस तो नहीं दे सकता। मैंने कहा फीस वाली तो बात ही नहीं है ना, मेरी एक शर्त है, वो एक ज्यादा सख्त शर्त है। कहने लगे क्या है? मैंने कहा ये कि अगर मैं आपका इस वक्त वकील हो गया हूं, अगर इस वक्त वकील हो गया हूं तो आपने अब कोई प्रेस से, कोई मीडिया से, अदालत में खड़े होके अदालत से किसी से कोई बात नहीं करनी, आपके की जबान बंदी है। कहने लगे मैं तो हामिद मीर और आशिफ अब्बासी को क्या क्या आया हूं बाहर के, उनसे बात करूंगा। मैंने कहा फिर मैं आपका वकील नहीं हूं, मैं आपका वकील नहीं हो सकता। आप उलझ जाएंगे बहस में, आपको पता नहीं लगेगा आप किस तरह। और मैंने कहा आप अगर तनकीद करेंगे, और आपको तनकीद ही करना पड़ेगी ना अपनी डिफेंस में कि जी मेरे खिलाफ रेफरेंस गलत है, तो आप परवेज मुशर्रफ के खिलाफ बात करेंगे तो परवेज मुशर्रफ आपका जवाब नहीं देगा, जवाब आपका देगा मोहम्मद अली दुरानी। और मोहम्मद अली दुरानी के साथ तो आप उलझ जाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मोहम्मद अली दुरानी। और इसमें जब आप उलझ जाएंगे तो आपके बाल नोचे जाएंगे अलामती तौर पे, कहीं से पर खींचे जा रहे हैं, और फिर आप अदालत में इस आपका तो यही ख्वाहिश होगी ना कि मुझे बहाल करें। तो वो जो जज बहाल करने भी आएंगे वो दिल में कहेंगे कि ये हमारे में से नहीं है, ये इसने ही इज क्रॉस द लाइन। और ये मुझे अंदेशा है कि कहीं कहीं काजी साहब क्रॉसेस द लाइन। और वो जिस तरह का एक कायदे आजम ने ये और पाकिस्तान एक गटर है और फलां बातें, वो तारीख की बातें कर रहे हैं, वो जजों ने सुनी है, सारी सुनते रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि काफ़ी उनको मुकम्मल उन्होंने हियरिंग तो दी है, लेकिन उसका कोई असर इन काजी साहब के हक में शायद इतना आसानी से ना जाए। और ये उनसे एक गलती मेरे ख्याल में हुई है। उनको चाहिए नहीं था कि वो अपना जब आप केस बहस करते हैं तो जाहिर है जब कोई अदालत में ऊपर से आपके खिलाफ बात करता है, उनको जजेस ने तो डिसएग्री तो करना होता है ना आपसे, बहस भी वकील से। हमें तो इतना तंजिए जुमले मार देते हैं जज साहब, ओ चौधरी साहब आपने ये भी किया, आपकी पार्टी ने ये किया, फलां ने ये किया, आप क्या बात कर रहे हैं। तो हम तो उसको बर्दाश्त करते हैं। एक जज की जिसकी ट्रेनिंग जज की हो जाए कि जिसको तो आगे से कॉन्ट्रोडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, वो उस ट्रेनिंग के साथ अपना केस नहीं कर सकता। जिस तरह सर्जन अपने बच्चे पे, अपनी औलाद पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे वो ऑपरेट नहीं करता, इसलिए इसी तरह अपने केस में ये नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को मैंने ये कहा, जब मैंने कहा देखो आप हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और आपने चीफ जस्टिस के तौर पे री-इंस्टेट होना है और आपको मैंने चीफ जस्टिस रखना है, आपने कोई बयान नहीं देना। उनकी तरफ कार में बैठे हुए बाईं तरफ वो जाते थे कैमरेमैन और ये माइक्रोफोन लेके, तो वो उनको कहते थे कि इत्तेजाज साहब बात कर, उधर ले जाओ भाई, उधर ले जाओ, मैंने बात नहीं करनी। एक बयान नहीं दिया उन्होंने 2 साल, एक बयान। और इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जैसे जूद गुफ्तार साहब के को इस तरह खामोश उनका रहना, और बाय द वे काबिल जज थे, उनको अपने कानून का पता था। नहीं, कानून बहुत और मेहनत बहुत करते थे। इतनी लंबी, वो ज्यादा रायगा मेहनत, कोई जरूरी नहीं कि वो मेहनत का फायदा उतना हो, पर जजमेंट्स इतनी लंबी लिखी नहीं, 600-600 सफ़े की जजमेंट और 600
सफ़ों की जजमेंट जो है वो उसमें फिर कानून सारा डिस्कस किया हुआ, जजमेंट सारी डिस्कस की नहीं। वो बहुत मेहनत करते थे प्रॉब्लम एक और हो उनको गई है मैंने बोलने नहीं दिया। चौधरी साहब, उनको मैंने प्रॉब्लम ये एक भी और हो कहा। गई है यहाँ पे, सॉरी कता कलामी हो रही है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि फायज ईसा साहब जो हैं, अब उन्होंने ये समझ लिया है कि उनके साथी जजेस जो हैं वो उनके खिलाफ हुए हैं, और दो चार ऐसे इंसिडेंट्स हुए आगे पीछे, जैसे एक बेंच में वो थे, उनको फैसला नहीं दिया गया और वो उनको मीडिया से पता चला उसका, तो अब वो ये समझ रहे हैं कि मुझे तो निकालना चाह रहे हैं, तो अब उस पर रिटेलिएट करें। पॉलिटिकल पार्टीज उनको सपोर्ट कर रही हैं, बार में एक बहुत बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है। ये पोलराइजेशन जाएगी कहाँ? ये पोलराइजेशन तो बहुत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी, मैं कई दफा कह चुका हूँ, मैं 6 महीने साल से कह रहा हूँ कि बहुत दरार हमारे सुप्रीम कोर्ट में आ गई, और ये आई है साकिब निसार साहब के वक्त से, और बहुत बड़ी दरार। कई जज आपस में एक दूसरे के साथ बेंच में बैठने को तैयार नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूँ। और हाई कोर्ट्स में तो आप बता सकते हैं कि इस हाई कोर्ट में गया फैसला तो क्या होना है, उसमें गया तो क्या होना है। ये आप क्यास कर सकते हैं और लोग करते हैं। तो ये बहुत दुश्वारी है। और मैं आपको बताऊं, मैं जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में काजी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस के लिए गया, तो मैं उनको कहा उसी दिन मैंने साथ ये भी कहा, मैंने कहा जी मेरा चाहे झगड़ा हो जाए अदालत से, मेरा जजेस के मेरा मजाक उड़ा रहे हो जज, फर्ज कीजिए मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, और वो मजाक सारा आता है दूसरे दिन सुर्खियों में, अखबारों में। आपको जो सवाल जज ने किया और आपके पास जवाब नहीं, वो इसी तरह आता है कि वो बेबसी का आलम इत्तेजाद एहसन का देखने वाला था। अब वो आपको सब बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर आपका झगड़ा भी हो जाए जज से, मैंने कहा कि चौधरी साहब आपने नहीं उठना, आपने बिल्कुल नहीं उठना। मुझे वो मतलब है कफन दफन मेरा तैयार करके जज बैठे हो, आपने नहीं उठना। जब हम कन्वेंशंस पे गए, मुल्तान में, लाहौर में, लायलपुर में, साहिवाल, पेशावर, एबटाबाद, कराची, हैदराबाद, जो भी गए कन्वेंशन पे, चौधरी साहब के लिए एक लिखी हुई तकरीर होती थी, जो कि जिसमें कोई सियासत नहीं होती थी, कोई मुशर्रफ का जिक्र नहीं होता था, कोई रेफरिंग अथॉरिटी का नहीं होता था, बार की और कोर्ट की बात होती थी। हाँ, अदालत की। एक मिसाल के तौर पे वो लेक्चर देते थे। लेक्चर था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्टिकल 25 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये वकील के अलावा को किसी को पता ही नहीं ना, इसमें हमने डालना होता था कि रेफरिंग अथॉरिटी की बदनीयती है, ये है, वो कुछ नहीं। एक मेरी तकरीर तक एक जलसे में मतलब है हिजान होता था। वो मिसाल के तौर पे मुशर्रफ ने कह दिया कि मेरी वर्दी है, आपके दोस्त ने कह दिया मेरी वर्दी है, मैं ये सेकंड स्किन, हाउ कैन आई टेक इट ऑफ। उसी शाम को पेशावर में हमारी कन्वेंशन थी वुकला की, भरे हुए वुकला से, और हाई कोर्ट के बाहर हजार अवाम। तो मैंने उधर जाके मैंने शुरू ही किया, मैंने कहा ये कहता है कि वर्दी नहीं उतारूंगा। मैंने कहा मैंने भी वर्दी पहन रखी है, और हम काले कोट पूरे ड्रेस में होते थे, चाहे 4 बजे सुबह तकरीर आए। मैंने कहा मेरी भी वर्दी है, सुन लो जनरल साहब, ये मेरी भी वर्दी है। मैं शर्त लगाता हूं कि तो आपकी वर्दी मेरी वर्दी से पहले उतरेगी। अब वकील की तो उतरती नहीं है ना वर्दी। तो वो एक जान पड़ गई। अच्छा, मेरी तकरीर के बाद आते थे चौधरी साहब, और चौधरी साहब ने डल तकरीर की थी। उनकी तकरीर में लोगों ने सो भी जाना। वो मतलब है वो एक आलिमाना होती थी तकरीर, आलिमाना तकरीर होती थी, पर होती अंग्रेजी में थी। तो इस वक्त मुबशर जो मसला है, वो एक तो अदालत में बड़ी दरार पड़ी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, पर नाम लेके आप बता सकते हैं कि ये इस बेंच में केस लगा तो इसका इस तरह फैसला होगा। ये एक बड़ी, तो अब क्या मैं सेफली ये अज्यूम कर सकता हूं कि काजी फायज ईसा
यानी कभी इस मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं बन सकते? नहीं, काजी का ग्रुप भी बड़ा स्ट्रांग है हम्म। और वो बड़ा पूरा इत्मीनाद है, और काजी के ग्रुप जो है वो उनके साथ खड़ा है, कंधे से कंधा जोड़ के खड़ा है। शायद उनको ये महसूस अब हो रहा हो कि काजी साहब ने जो हिकमत अमली अपना ली है कि खुद जाके अपने केस को की वकालत अपनी करनी शुरू कर दी है, जिसमें उलझते आप बहस उन्हीं जजेस के साथ उलझ जाते हैं जिनसे आपको रिलीफ लेनी है और दादरसी लेनी है। तो उसमें मतलब है जिस तरह जो सवाल करते हैं जज, वो वकील से सवाल करें तो वकील और जज का एक मतलब है बराबरी अच्छा, का आप रिश्ता चौधरी तो साहब नहीं। इसको लेट्स टेक इट स्लाइटली इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। एक जज है, वो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, क्या उनको वो जेब देता है? क्या वो जज रहना चाहिए उनको? अब ये एक बात बड़ी ये भी उनको देने पड़े हैं, क्योंकि वो खुद अपनी वकालत कर रहे हैं बार में। अगर उनकी जगह उनका वकील कर रहा होता, मिसाल के तौर पे मुनीर मलिक कर रहा होता, वो जो मर्जी कहता वजीर आजम को, आप बीच में ना आए होते। अगर आप अव्वल तो आपको अदालत में आने की जरूरत नहीं थी। आप से अक्सरियत जो बेंच पे हैं जजेस, वो आपसे के जूनियर हैं, तो आपको अदालत में आने की जरूरत नहीं थी। और अगर आप आ गए हैं तो ये एक उनसे गलती हो गई है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को उलझा लिया उस बहस में, सच्चे झूठे की, अच्छे बुरे की। और फिर जाहिर है रेफरिंग अथॉरिटी वजीर आजम को अगर आप उस पे इल्जामात लगाएंगे, और आपने बहुत सारे लगाए हैं, तो वो आपकी पार्शियलिटी जो है, गैर जानिबदारी बतौर जज, उस पे एक हरफ सा आ जाता है कि आपका, लोग समझते हैं कि आपका एक पर्सनल, एक जाती अनाद की सिचुएशन बन गई है। असल में हमें यह लगता है चौधरी साहब, क्योंकि अगर आप काजी इजाजत साहब, दें और बुरा हाँ, ना मनाएं, तो मैं सख्त जुमला बोल दूं, अगर आप इजाजत देंगे तो। जी जी जी। चौधरी साहब, मैं ये समझता हूं कि बैरिस्टर एतजाज एहसन हो, बैरिस्टर अली जफर हो, आबिद जुबैरी हो, आजम नज़ीर तारड़ हो, एहसन बून हो, इनमें से कभी भी कोई जज नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि सबकी प्रैक्टिस बड़ी थ्राइविंग है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जज सिर्फ वो लोग बनते हैं जिनकी प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं चल रही होती, तो फिर वो उसी तरह के वकील हैं? हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं इसमें, और मैं जानता हूँ बहुत सारे बड़े अच्छे वकील जज नहीं बने बावजूद, और चॉइस से नहीं बने। और मैं जानता हूँ ये भी हूँ कि बहुत सारे जज जो हैं बड़े काबिल हैं और बड़े अच्छी शोहरत वाले हैं। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं तो उस तरफ लाइन का सोचा ही नहीं था। मैं तो सिविल सर्विस के भी इम्तिहान दे के और टॉप करके मैंने फैसला किया था मैंने नहीं शामिल होना। हम जरा दाएं बाजू के लोग होते थे, और कभी कदरे हैं, पर बहुत सारे अच्छे वकील इस वक्त वकालत कर रहे हैं जो बहुत अच्छे जज बनते, लेकिन उन्होंने ऑप्शन नहीं ली जज बनने की। लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि जजेस बहुत अच्छे अच्छे जजेस हैं। प्रॉब्लम है ना चौधरी साहब, हम तो खुद देखते हैं, जब जज अदालत में ये कहता है कि मैंने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला करना है, तो मुझे डर लगना शुरू हो जाता है कि भाई कानून के मुताबिक करें, आपका ज़मीर कहाँ से आ गया बीच में? ये भी आपकी बात ठीक है, कानून पहले है। क्योंकि उस ज़मीर की पादाश में आज तक मैं 7 साल के बाद 2 केस भुगत रहा हूँ इस्लामाबाद में। जो जवाद ख्वाजा साहब का जागा था ज़मीर, और कानून को उन्होंने पसे पुश कर दिया था। तो हम क्या करें फिर ऐसे में?
जवाब ख्वाजा साहब के 23 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस थे, और उसमें उन्होंने बहुत सारी जजमेंट्स लिख के रखी हुई थी जो उन्होंने अनाउंस करनी थी, और बड़ी मेजर जजमेंट्स, मेजर इश्यूज पे वो कर गए। चौधरी साहब, मेरा जाती ख्याल ये है कि जब कोई ऐसा इशू होता है कि एक ऑनरेबल जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने खड़ा हो, तो हमें तो उसकी प्रोसीडिंग्स को टोटली ऑफ द रिकॉर्ड रखना चाहिए, इन सेंस कि मीडिया में ना रिपोर्ट हो, उसमें बहस ना हो, क्योंकि अदालत और हमारे जजेस जो हैं उनका एहतराम मुकद्दम होना चाहिए ना। हमें को जाके हर आदमी दानिश्वर बन के उस पर राय दे रहा हो। हाँ, होना तो चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, पर आज़ादी आज़ादी इजहार को तो आप नहीं छीन सकते। सवाल ये है कि क्या आपकी अगर आपने बहस करनी है अदालत में, तो वो एग्जैक्टली वही जो आप कहते जाएं अदालत में, वो टेलीविजन स्क्रीन पे लाइव चल रहा होना चाहिए कि नहीं, ये काजी साहब के केस में फैसला है। अब अगर तो किसी ने, काजी साहब नहीं, फर्ज करो, आई डोंट नो, आई थिंक ही विल मेक अ ब्रेव जज स्टिल, बट फर्ज करो उन्होंने फैसला कर लिया हो कि मैंने तो सियासत में जाना है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी सबमिशंस जो करें, मारूजात जो करें अदालत में, वो बुनियादी तौर पे सियासी लिहाज से, एतबार से लोगों के लिए दिल गुदाज हों, दिल फरेब हों, दिल को हौसला देने वाली हों, तो वो अगर आप, और काजी साहब की बहुत सारी बहस ऐसी है जो उन्होंने की है कि यहाँ भूख है, अफलास है, गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वजीर आजम नाकाम है और नाअहल है, और बहुत सारी बहस ऐसी की है जो कि एक उनको सियासत में अगर उन्होंने आना है तो उसके लिए काफी मुफीद हो सकती है। और अगर सियासत में नहीं आना, इन योर ओपिनियन काजी फाइज ईसा गिल्टी हैं कि इनोसेंट? मैंने इस केस को स्टडी नहीं किया, मैं समझता हूं कि इन गिल्टी साबित करना कोई आसान नहीं होगा, क्योंकि ये उसी किस्म का मैटर है जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस है सारा। किसी ने को मतलब है डायरेक्ट उसकी वीडियो तो नहीं बनी हुई या कुछ है, पर और फिर उनकी जो बेगम है, साहबा हैं, जिस तरह वो आई हैं इस केस में, उससे उनको मेरा ख्याल है काफी उनके मुकदमे को तकवीयत मिली है। अब उसकी डिटेल्स क्या है उसमें, मैं अगर देखा होता तो मैं जानता, मैं कह सकता था, पर मेरे ख्याल में कि वो गालिब इम्कान उनके बरी हो जाने का ही है। राइट। बैरिस्टर एतजाज हसन, थैंक यू वेरी मच, इतने कंट्रोवर्शियल और हॉट टॉपिक पे आपने हमें राय दी। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज।